आ जाओ भाई सभी लोग। स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम कुलदीप। जैसा कि आपको पता है हम डेली क्लासेस ले रहे हैं इंग्लिश की और हम पढ़ रहे हैं टेंसेस। तो मेरे दोस्तों, हम पर डे क्लास ले रहे हैं। जैसा हमने आपसे कमिटमेंट किया है, जैसा हमने आपसे वादा किया है, उस वादे को निभा रहे हैं। और आप भी वादे को निभाइए। आप डेली पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और नोट्स बना करके इंग्लिश को रिवाइज करिएगा। बेटा, आप जानते हो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर एक बार ये आ जाती है और छा जाती है तो ज़िंदगी में अलग ही महक होती है। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं और उसी टॉपिक को लेकर के जहाँ कल हमने एंड किया था उसकी जो बातें बची हैं थोड़ी सी, उनको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम कर लेते हैं बेटा। आगे हम बेटा बात करें तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो किया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बेटा। किसके बारे में किया था? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है बेटा? फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में परफेक्शन पर पहुंचेगा, यानी कंप्लीट होगा। ठीक है, और उसकी हेल्पिंग वर्ब्स भी मैंने आपको बताई थी। आगे हम बात कर लेते हैं इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए और बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बेटा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो बेटा हमें मालूम है कि इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों शामिल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि हमारी कुछ फॉर्म होती हैं, जैसे कि मैंने कहा बी की फॉर्म, ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया बी की फॉर्म मेरी होती है HMR, ठीक है, वॉज, वर, ठीक है, बी, बीइंग और बीइंग। ये बेटा मेरी किसकी फॉर्म होती है? बी की फॉर्म। अच्छा, दूसरी हम बात करें बेटा तो मेरी होती है हैव की फॉर्म। किसकी फॉर्म होती है? हैव की फॉर्म होती है। अच्छा, हैव की फॉर्म होती है बेटा हैज, हैव और हैड। ठीक है बेटा, आगे इसी तरीके से हमारी डू की फॉर्म भी होती है। मैं जरा डू की फॉर्म को इधर लिखने की कोशिश करता हूँ। डू की फॉर्म, अगर हम डू की फॉर्म की बात करें तो ये होती है डू, डज और डिड। ठीक है, आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी, मैं आपको कई बार बता चुका हूं इनके बारे में, लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूं इसीलिए ताकि चीजें आपके बहुत ही अंदर तक पहुंच जाए, आप कभी इनको फॉरगेट नहीं कर पाए बेटा। अच्छा समझो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो डू की फॉर्म होती है बेटा ये इंडेफिनिट टेंस बनाती है। क्या बनाती है? इंडेफिनिट टेंस बनाती है। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस। और बेटा ये जो हमारी बी की फॉर्म होती है, ये जो हमारी बी की फॉर्म होती है बेटा ये बनाती है कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बनाती है? कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाती है। ठीक बेटा, आगे हम बात करें, ये जो हमारी हैव की फॉर्म होती है ये बेटा हमारा परफेक्ट टेंस बनाती है। क्या बनाती है? परफेक्ट टेंस बनाती है। ठीक है, आइए समझते हैं आगे। अब हमने कहा कि फ्यूचर के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं हम बेटा। जैसा कि हमें पता है कि परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस तो वो होता है जिसमें कार्य कोई भी पूरा हो चुका होता है। अच्छा, उसमें भी कंटिन्यूअस, तो ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूअस भी है, जारी भी है और उसमें कुछ कार्य हो भी चुका है, तो उससे ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की उसमें आ जाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाते हैं। आइए समझते हैं, चर्चा हम किसकी लेके चल रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो बेटा अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आपको पता है परफेक्ट टेंस है, हमें पता है कि हमें विल सेल तो लेना ही पड़ता है भाई, विल सेल तो हमको लेना ही पड़ता है। और आपको पता है बेटा विल सेल जो होता है हमारा ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का। एक्चुअली ये होती क्या है? ये मॉडल वर्ब्स होती है बेटा। मॉडल वर्ब्स भी हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। ओके, अच्छा, विल सेल के बाद में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो विल सेल होती हैं, मॉडल वर्ब जो होती है, इनके बाद में बेस फॉर्म का हम यूज करते हैं। और देखो बेस फॉर्म कौन सी होती है हमारी? एक तो हमारी डू बेस फॉर्म होती है, बी बेस फॉर्म होती है और हैव बेस फॉर्म होती है। अब बात परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें बेस फॉर्म आएगी हैव की, तो यहाँ आ जाएगा विल या सेल फिर हैव। ठीक है,
अब बात है बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस बिना बी की फॉर्म के बनता नहीं है, ठीक है। अब बी की फॉर्म के बिना बनता नहीं है और है परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट वाली स्थिति में बेटा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, बीन होती है। क्या होती है, बीन। तो अब हमें करना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन। और जैसा कि कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूटी को बताने के लिए हम V1 प्लस आईएनजी का भी यूज तो कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमें करना पड़ेगा V1 प्लस आईएनजी, ठीक है। इस V1 को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। आगे आने वाली बात करें तो हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बेटा, मैंने आपको शायद कल बताया था, हाँ जिक्र हो गया है इस पर, ये मैं पुनः ले आया हूं। देखिए फिर भी समझते हैं कि इसमें हम सिंस का यूज नहीं करते मेरे बेटा। अगर मैं सिंस, फ्रॉम और फॉर की बात करूं तो हम इसमें सिंस का यूज नहीं करते बेटा, हम फ्रॉम का या तो फॉर का यूज करते हैं। जब हम फ्रॉम का यूज करते हैं तो याद रखो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। ये बात बहुत आप अच्छे से समझ चुके होंगे। मुझे बात याद आ गई है क्योंकि कल मैंने पॉइंट पढ़ा दिया, मैं समय नहीं बिगाड़ूंगा। आगे बात करते हैं और चीजों को और समझते हैं। जैसा कि आपसे वायदा कमिटमेंट हुआ था कि अभी हम हेल्पिंग वर्ब के बेस पर या स्ट्रक्चर के बेस पर टेंसेस को सीख रहे हैं। आइए बेटा अब हम सीखते हैं कंपैरिजन के बेस पर। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर के एग्जाम में किस तरीके से आपको बुरी तरीके से कंफ्यूज करता है, उन चीजों को समझेंगे। आइए समझते हैं। और चलिए दोबारा से लिखने को आपको मौका मिल गया होगा। थोड़ा सा जितना लिखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। लिखने से आपके राइटिंग स्किल्स ठीक होते हैं बेटा, पढ़ने से आपके रीडिंग स्किल्स बहुत बेहतरीन होता है, सुनने से आपसे लिसनिंग स्किल्स अच्छे होते हैं। तो जितना सुनो, जितना पढ़ो, जितना लिखो उतना फायदेमंद ही होता है। आइए आगे बात कर लेते हैं और चलते हैं, पुनः चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। आइए कंपैरिजन लेके चलते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इनका जिक्र कर लेते हैं बेटा। अब देखिएगा, अब बात करते हैं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी बात कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। एक्चुअली मैं आपको बताऊं बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है या इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं, इनको जरा थोड़ा सा हम रफ के तरीके से समझ लें। आइए समझते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना बेटा, जो भी कुछ है मेरी बातों में है और मेरी अच्छा ये आगे बात कर लेते हैं और समझते हैं बेटा। इंडेफिनिट वाले एक्शंस कौन से एक्शंस होते हैं? एक्चुअली इंडेफिनिट वाले एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो बेटा परमानेंट टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? परमानेंट टाइप के एक्शंस होते हैं या फ्रीक्वेंट होते हैं। कैसे होते हैं? फ्रीक्वेंट होते हैं बेटा। फ्रीक्वेंट या परमानेंट टाइप के एक्शंस होते हैं, वो इंडेफिनिट टेंस में रखे जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, ऐसे एक्शंस जिनकी ये पता नहीं कि इनकी शुरुआत कब हुई और इनकी ये भी पता नहीं कि इनका एंड कब होगा। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे एक्शंस जिनके एंड की पता नहीं और जिनकी बिगिनिंग की पता नहीं, ऐसे एक्शंस को हम किस में रख के चलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख के चलते हैं बेटा। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूं सूर्य पूरब में निकलता है, आपको पता है कब से निकलना स्टार्ट हुआ? बोलो, आपको पता है कब तक निकलेगा? नहीं। ठीक है, तो याद रखना ऐसे एक्शंस जो परमानेंट एक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है, उनको हम परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्टिविटी को बताने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस में लेके चलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हमारा, ये पहला पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? कि ऐसे सेंटेंस जो हैबिट बताने का काम करते हैं। किसका? हैबिट या बेटा रूटीन बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं? रूटीन। उनको भी हम किस में रख के चलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख के चलते हैं। आइए बेटा, अब हम कैसे पता करें, हाउ फाइंड आउट, कैसे पता करें कि ये सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट का है। देखिए बहुत जल्दी से आप सीख जाएंगे कि इंडेफिनिट का है। आइए समझते हैं। पहली बात, हमने आपको हेल्पिंग वर्ब के बेस पर समझा ही दिया है कि डू की फॉर्म इसमें यूज होती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस भी ऐड करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। ये बात हमने सीख ली है, उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। आइए समझते हैं
हम जो लेके चल रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं दोनों के बीच में कि किस तरीके से क्या अंतर और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो समझते हैं बेटा, परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शंस जो होते हैं या हैबिट या रूटीन बताने वाले एक्शंस जो होते हैं वो हम इंडेफिनिट में रखते हैं। अब देखो समझो, इनके कुछ मैं आपको कुछ वर्ड्स बता के चलता हूँ, उन वर्ड्स को देख करके बेटा जो हमारे फ्रीक्वेंट एक्शंस जो होते हैं उनको बताने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को देख करके हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसे आइए समझते हैं, जैसे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे बेटा, क्या मैंने लिखा हार्डली, स्कैर्सली, ठीक है, रेयरली, बेयरली, ठीक है, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, सेल्डम, ठीक है। आप ये वर्ड्स देख पा रहे हैं, बहुत प्यारे बड़े खूबसूरत वर्ड है बेटा, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, सेल्डम। ये सारे वर्ड्स जो है बेटा एक्चुअली ये फ्रीक्वेंट एक्शन को बताते हैं। फ्रीक्वेंट का मतलब है कि कोई एक्शन कितनी बार हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। ये सारे वर्ड माइंड में सबसे पहले इस बात को लॉक कर लीजिएगा कि ये सारे वर्ड बेटा नेगेटिव वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं? नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इनके साथ में बेटा नो और नॉट का हमको यूज नहीं करना है। पहली बात समझ में आई आपके? अरे भाई मैंने आपसे ये कहा कि जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, सेल्डम, नेवर, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो नेगेटिव हैं और ये फ्रीक्वेंट एक्शंस के बारे में बताते हैं, तो इनके साथ नो और नॉट का हम यूज नहीं करते। रीजन बिहाइंड दिस, रीजन क्या है बेटा? क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है। अच्छा दूसरा पॉइंट समझना है, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, नो और नॉट का यूज नहीं करते। दूसरी बात क्या है बेटा, ये जो वर्ड्स है ना, दीज वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर मेन वर्ब। बेटा बहुत बेहतरीन पॉइंट है, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना कि ये जो वर्ड है हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज होते हैं। कहने का मेरा मतलब है बेटा, आप इनके बाद क्या लगाते हो? मेन वर्ब लगाते हो। क्या लगाते हो? मेन वर्ब लगाते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा दूसरा, आगे बेटा हम बात करते हैं, आप चाहे रूल समझ लो, कुछ भी समझ लो, अपने हिसाब से लिख लेना। कुछ वर्ड्स और होते हैं बेटा जो हमें बता के चलते हैं इंडेफिनिट को, ठीक है, इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में बता के चलते हैं। आइए समझते हैं। अब जैसे मैंने आगे लिखने की कोशिश की, ऑलवेज, ठीक है, ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, जनरली, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, यूजुअली, ठीक है, ऑलवेज, ऑफन, जनरली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, यूजुअली, नॉर्मली, ठीक है। ये बेटा जो मैंने आपको वर्ड लिखवाए हैं, ठीक है, ये याद रखना, ये ऐसे वर्ड हैं कि ये जो वर्ड है ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। ये भी ये बताते हैं कि कोई एक्शन हुआ है तो कितनी बार हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही है। लेकिन याद रखना ये जो वर्ड्स हैं बेटा, ये जो वर्ड्स हैं ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं बेटा? ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? ये वर्ड्स कैसे बेटा? पॉजिटिव वर्ड्स हैं, पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। दूसरी बात, एक पॉइंट हमें यहां पर ये भी याद रखना है, नोट कर लेना, पॉइंट हमें ये भी याद रखना है, क्या? दीज वर्ड्स, ठीक है, आर ऑल्सो यूज्ड बिफोर मेन वर्ब। अब याद क्या करना है बेटा? याद ये करना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये भी वर्ड्स, ठीक है, मेन वर्ब से पहले ही यूज किए जाते हैं। आप, ठीक है, इनकी पोजीशन का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पोजीशन क्या है इसकी कि ये वर्ड्स भी मेन वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं बेटा। आगे बात करें हम तीसरा पॉइंट, कुछ वर्ड्स और हैं, वी हैव सम वर्ड्स हियर लाइक
एवरी डे, ठीक है, एवरी वीक, एवरी डे हो गया, या वीक हो गया, ठीक है, या मंथ हो गया बेटा, ये अपने मंथ के बाद में ईयर हो गया हमारे पास में, या मैंने कहा एवरी नाइट कहा, ठीक है, तो एटसेट्रा, या इसके बाद में हमने एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर, एवरी नाइट, ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ वर्ड्स और लिखे। ये डेली हो गया, एवरी डे ही हो गया, ठीक है, वो लिख लिया मैंने। ये बेटा ये वर्ड्स भी क्या है, एक्चुअली ये वर्ड्स जो होते हैं ये भी क्या है, ये भी फ्रीक्वेंसी बताते हैं। क्या बताते हैं? फ्रीक्वेंसी, और ये टाइम भी बताते हैं। अच्छा, इन सेंटेंसेस को बेटा हम यूज कब करते हैं? दीज वर्ड्स, सॉरी, ये वर्ड्स हम कहाँ यूज करते हैं, हम बता देते हैं। दीज वर्ड्स, यानी ये वर्ड्स भी क्या है, ये वर्ड्स आपके सेंटेंस के अंत में यूज किए जाते हैं। कहाँ यूज किए जाते हैं? मैं यहाँ लिख देता हूं, ठीक है, अगर आपको ना दिखाई पड़ रहा हो तो एक मिनट, हाँ मैं लिख देता हूं, देखिए, दीज वर्ड्स, ठीक है, आर यूज्ड, ठीक है, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। ये वाले जो वर्ड होते हैं ना बेटा, ये हमेशा सेंटेंस के अंत में यूज किए जाते हैं। कहाँ यूज किए जाते हैं? अंत में यूज किए जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो दो बातें, एक मैंने आपको बताई यहाँ पर कि परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शन बताने के लिए या हैबिट या रूटीन बताने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं बेटा, ठीक है। और इंडेफिनिट टेंस के लिए हमने कुछ वर्ड्स दिए हैं। ये वर्ड जैसे हार्डली, स्कैर्सली, रियरली, बियरली, नेवर, सेल्डम, ठीक है, लाइक दीज वर्ड्स, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये क्या बताते हैं? हमारे फ्रीक्वेंसी बताते हैं। कोई काम कितनी बार हुआ है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी बता के चलते हैं। ये वर्ड्स आते हैं तो हमको समझ जाना है कि इंडेफिनिट टेंस में हमको इन्हें यूज करना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव है, इनके साथ नो नोट नहीं आता, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आइए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, चीजें और भी बेहतर हो जाएंगी। आइए मैं ये हटा देता हूं और चीजें और बेहतर करते हैं बेटा। सेंटेंस मैंने लिखने की कोशिश की, दे, ठीक है, पे, दे पे यूजुअली द विल, ठीक है, द विल, ठीक है, दे पे यूजुअली द विल, ठीक है। आगे बात करते हैं। दूसरा सेंटेंस मैंने यहां लिखने की कोशिश की और समझते हैं उसको भी। जैसे मैंने लिखा, माय मदर इज एवरी डे, माय मदर इज एवरी डे, ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलो समझते हैं। माय मदर इज एवरी डे गोइंग टू टेम्पल, ठीक है। आगे सेंटेंस लिखते हैं बेटा। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा, आई हार्डली नो नोबडी in this city. I hardly know nobody in this city. And the fourth one is, they, ठीक है, they every day play कार्स, दे एवरी डे प्ले कार्स। नेक्स्ट लिखते हैं तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी अच्छी तरीके से। आगे मैंने एक सेंटेंस लिखने की कोशिश की, द सन
is rising in the east। ठीक है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। जरा इनको थोड़ा सा देखें ध्यान से, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे लिखते हैं राहुल, एक सेंटेंस और, राहुल इज ऑलवेज, राहुल इज ऑलवेज टेलिंग, राहुल इज ऑलवेज टेलिंग ट्रुथ। अब ये सेंटेंस में लिखा राहुल इज ऑलवेज टेलिंग ट्रुथ। ठीक है, एक सेंटेंस और फिर हम अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे। सेंटेंस लिखेंगे शी comes late, she comes late usually। ये बेटा मैंने कुछ सेंटेंस लिखे, आप इनको जरा ऑब्जर्व करें और देखें। बेटा ये सेंटेंस मैंने यहां पर लिखे, तो देखो समझते हैं। सेंटेंस लिखा मैंने, दे पे यूजुअली द बिल। ठीक है, अब एक चीज समझो, दे मेरा सब्जेक्ट हो गया बेटा, पे मेरी वर्ब हो गई, मेन वर्ब, और यूजुअली मेरा फ्रीक्वेंट एक्शन बताने वाला वर्ड हो गया, यानी हम इसको एडवर्ब कहेंगे, और द विल हो गया बेटा इस क्रिया का ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि यूजुअली हो, समटाइम्स हो, जनरली हो, ऑफन हो, ये सारे वर्ड्स हम मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं। तो बेटा गलती यही हो गई कि इसकी जो पोजीशन है इस वर्ड की, वो इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए। तो हो जाएगा दे यूजुअली पे द बिल। तो हमें यहाँ क्या काम करना पड़ेगा, यूजुअली पे से पहले लगाना पड़ेगा। आगे, माई मदर इज एवरीडे गोइंग टू टेम्पल। बेटा ये एवरीडे क्या है, एवरीडे बता के चलता है फ्रीक्वेंसी और टाइम। ठीक है, अगर ये फ्रीक्वेंसी और टाइम बता के चलता है तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी और टाइम बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। अब हम समझते हैं, अगर हमें इंडेफिनिट बनाना है तो देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, गोइंग मेरी मेन वर्ब होगी बेटा, और टू मेरा प्रीपोजिशन हो गया, और टेम्पल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है भाई, आप देखो समझो, अगर एवरीडे की पहली बात तो ये एवरीडे की जो बेटा पोजीशन होती है वो सेंटेंस के अंत में आती है, तो एक कमी तो इसमें ये होगी कि एवरीडे यहाँ नहीं आना, कहाँ आना, इधर आना है, तो मुझे लिखना है यहाँ पर एवरीडे। दूसरी बात बेटा, एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी ईयर, ये सब फ्रीक्वेंसी बताते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो होते हैं फ्रीक्वेंसी बताने वाले इंडेफिनिट में होते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस में क्यों आया, तो यहाँ से मुझे इज हटाना होगा, और यहाँ गोइंग के लिए हमें गोज करना होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये हो जाएगा माई मदर गोज टू टेम्पल एवरीडे। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। चलिए, अब मैंने लिखा आई हार्डली नो, आई हो गया सब्जेक्ट, हार्डली मेरा एडवर्ब हो गया, और नो मेरी बेटा मेन वर्ब हो गई। अच्छा, हार्डली मेन वर्ब से पहले ही आएगा, पोजीशन तो सही है इसकी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा मैंने लिखा नोबडी। अच्छा, जब हार्डली अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है, तो बेटा नोबडी, नोबडी में नो हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो मुझे क्या काम करना है, दो दो नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, आई हार्डली नो, नो को हटा करके एनी करना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा आई हार्डली नो एनीबडी इन दिस सिटी। इन मेरा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और दिस सिटी क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। आइए आगे बढ़ लेते हैं। अब मैंने लिखा दे एवरीडे प्ले कार्ड्स। अब देखो दे सब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट के बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखना, एक सीक्वेंस होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इस ठीक है,
इस क्रम को याद रखना, इस सीक्वेंस को याद रखना बेटा। तो ये एवरीडे तो लास्ट में यूज होता है, तो यहाँ क्यों आया, इसकी पोजीशन यहाँ नहीं होनी चाहिए, इसे यहाँ से हटाओ। तो दे प्ले कार्ड्स, और मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा एवरीडे। ठीक है भाई, क्लियर है पॉइंट। आगे बढ़ लेते हैं। अब मैंने लिखा द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अब देखो सन क्या है, वो पूरब में निकल रहा है भाई, ये परमानेंट एक्टिविटी है। सूर्य पूरब में निकल रहा है, ऐसा नहीं आज निकल रहा है कल नहीं निकलेगा, ये परमानेंट एक्टिविटी है, जो कि इसकी शुरुआत की पता नहीं, इसके एंड की पता नहीं, इसलिए इसको इंडेफिनिट की तरफ ले चलेंगे। और मुझे बनाना होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, द सन क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, राइजेस मेरी मेन वर्ब हो जाएगी, इन मेरा क्या होगा प्रीपोजिशन, और द ईस्ट इस प्रीपोजिशन का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आइए आगे बढ़ लेते हैं। राहुल इज ऑलवेज टेलिंग ट्रुथ। राहुल क्या कर रहा है साहब, हमेशा ही क्या बोल रहा है, ट्रुथ बोल रहा है बेटा। अब एक चीज समझो, राहुल सब्जेक्ट हो गया नो डाउट, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑलवेज मेरा क्या हो गया एडवर्ब हो गया, फ्रीक्वेंट एक्शन बताता है, टेलिंग मेरी मेन वर्ब हो गई बेटा, और ट्रुथ मेरा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो सुनो, राहुल इज ऑलवेज टेलिंग ट्रुथ। बेटा एक चीज समझो, जब ऑलवेज आ गया ठीक है, तो इंडेफिनिट टेंस बनना चाहिए, तो हमें यहाँ से एज हटाना होगा। दूसरी बात हमें टेलिंग की जगह क्या करना होगा, टेल्स करना पड़ेगा। क्लियर है, आइए आगे बढ़ लेते हैं। शी कम्स लेट यूजुअली। अब बेटा यूजुअली आपको पता है, यूजुअली क्या है, फ्रीक्वेंसी बताता है, फ्रीक्वेंट एक्शन बताता है, इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब क्या है मेरी, कम्स। ठीक है, ये मेरी मेन वर्ब हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, वर्ब आती है। ठीक है, लेट मेरा एडवर्ब हो गया। ठीक है, टाइम बता रहा है, तो इस यूजुअली की पोजीशन यहाँ आएगी। ठीक है, इधर। ठीक है, यानी आएगी कहाँ आएगी, इधर। तो आपको लिखना पड़ेगा सी यूजुअली कम्स लेट। आई होप आपको पता चल गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्रीक्वेंट एक्शंस जो होते हैं, उनके कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें फ्रीक्वेंट एक्शंस के बारे में बता के चलते हैं। तो वो क्या काम करता है एग्जाम में, हो सकता है कि फ्रीक्वेंट एक्शंस वाले जो फ्रीक्वेंट एक्शन बताने वाले जो वर्ड होते हैं उनको लेकर के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की टेंस बना ले। तो बेटा आपको हमेशा याद रखना, इस तरीके के वर्ड आपको मिलते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ चलना है। ओके, तो आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आइए एक दो सेंटेंस और लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट अभी हम समझ के चले, जो रूटीन बताने के लिए, हैबिट बताने के लिए, फ्रीक्वेंट एक्शन है, परमानेंट एक्टिविटी को बताने के लिए इंडेफिनिट टेंस का यूज कर लेते हैं। अच्छा, और भी समझते हैं इंडेफिनिट टेंस का हम यूज कब करते हैं बेटा, आ जाइए समझते हैं। इंडेफिनिट टेंस का हम यूज जो करते हैं वो मेरे बेटा किसके लिए यूज करते हैं, पॉइंट दूसरा लिख लीजिएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए। किसके लिए करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ आपको बताना हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ में बेटा दो तीन चीजें आ जाती हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ की हम बात करें तो इसमें साइंटिफिक फैक्ट्स आ जाते हैं। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब जो है, साइंटिफिक फैक्ट का मतलब क्या, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो साइंस पर आधारित हैं। ठीक है, जो साइंस ने जिनको प्रूव कर रखा है। ठीक है, वो आगे हम यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ बात करें तो इसमें और चीजें हमें क्या मिलती हैं, मैथमेटिकल फैक्ट मिल जाते हैं बेटा। क्या मिल जाते हैं, मैथमेटिकल फैक्ट मिल जाते हैं। ठीक, आगे हम बात करें मैथमेटिकल फैक्ट के बाद में फिलोसॉफिकल हमारे फैक्ट भी यही मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, फिलोसॉफिकल। ठीक है, फिलोसॉफिकल फैक्ट आपको यहाँ इधर मिल जाएंगे। आगे हम बात करने की कोशिश करें, साइकोलॉजिकल फैक्ट भी हमें यहाँ मिल जाते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में साइंटिफिक फैक्ट आपको कहीं नजर आते हैं, मैथमेटिकल फैक्ट आपको कहीं नजर आते हैं, या फिलोसॉफिकल फैक्ट आपको कहीं नजर आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या यूज करना है, इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। क्या यूज करना है, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, या साइकोलॉजिकल कोई भी फैक्ट है जो हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है, उसको भी हम किस में लेके चलते हैं, इंडेफिनिट टेंस में। आइए कुछ चीजें और समझ लेते हैं।
इन पर बेस कुछ एक हम सेंटेंस लेके चलते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने बेटा, सेंटेंस लिखा वाटर इज evaporating at 100 डिग्री। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। द अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग, ठीक है, डाउनवर्ड्स। ठीक है, आगे हम लिखने की कोशिश करते हैं, एक सेंटेंस और लिखते हैं तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। टू पैरेलल लाइंस नेवर intersect each other। ठीक है, आगे हम लेके चलते हैं डेथ। चलो यही को समझ लेते हैं फिलहाल। अब जैसे मैं लिखा वाटर इज एवेपोरेटिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो बेटा एक चीज याद रखो, पानी जो होता है 100 डिग्री पर क्या होता है, वाष्प में बदलता है। तो क्या ये एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि आज ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इवेपोरेट हो रहा हो, कल नहीं होगा, नहीं, ये एक प्रूव, ठीक है, फैक्ट है, साइंस के द्वारा प्रूव किया हुआ फैक्ट है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या होता है, वाटर इवेपोरेट करता है। तो बेटा ये हमें ये इस एक्टिविटी को इंडेफिनिट एक्टिविटी में रखना है, ना कि कंटीन्यूअस में। तो हमें लिखना पड़ेगा वाटर evaporates at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट बात करते हैं, द अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। पृथ्वी जो होती है वो चीजों को नीचे की ओर खींचती है। ये बात सत्य है, ऐसा तो नहीं कि आज ही खींच रही हो कल ना खींचेगी या कल नहीं खींचती थी भाई, ये एक सत्य है, साइंटिफिक ट्रुथ है, साइंटिफिक फैक्ट है। इसको बेटा हम हमेशा इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। तो हमें यहाँ से एज हटाना होगा और पुलिंग की जगह पर हमें पुल्स करना होगा। क्या करना होगा? पुल्स। तो द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। क्लियर? नेक्स्ट है, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दो समानांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं क्या करती हैं, कट करती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात सत्य है। तो इसको हमने बनाया भी किसमें है? इंडेफिनिट बनाया। देखो ये टू पैरेलल लाइंस, ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, और नेवर की बात करें तो ये हो गया मेरा एडवर्ब, और ठीक है एडवर्ब हो गया। इंटरसेक्ट ये मेरी मेन वर्ब हो गई। ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को, किसको? एक दूसरे को, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करें तो यूनिवर्सल ट्रुथ में साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट एंड फिलोसॉफिकल फैक्ट, ठीक, इन सब को हम किस में रख के चलते हैं? इंडेफिनिट। जैसे मैं कहूं आपसे डेथ कम्स टू ऑल, डेथ कम्स टू ऑल, तो ये बात सत्य है भाई, मौत सबको आनी है, आनी है तो आनी है। तो ये फिलोसॉफिकल हमारा ट्रुथ है, जो सत्य है तो सत्य है। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। या कई बार हमको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रू लव नेवर चेंज, ट्रू लव नेवर चेंज। जो सच्चा प्यार होता है वो कभी नहीं बदलता। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा, नहीं बदलता, नहीं होता। तो ये परमानेंट एक्टिविटी जो होती है ये फिलोसॉफिकल फैक्ट से होते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी किस में यूज किए जाते हैं? इंडेफिनिट टेंस में। तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया? ठीक हो गया। आई होप ये भी पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चीजों को और बेहतर ढंग से समझते हैं। ठीक है, तो बेटा ये चीज आपके समझ में आई होगी। खैर आज हम क्लास को यहीं ब्रेक देते हैं, फिर आने वाली अगली क्लास में हम आपको और चीजें बता के चलेंगे। आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो आप नोट्स बनाइएगा, चीजों को ढंग से सीखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख करके भेजिएगा, अपनी राय ओपिनियन जरूर दीजिएगा। कमेंटमेंट के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको फ्री बैच रखा है, मैं आपको पूरा कोर्स बेटा कराऊंगा। अभी हम टेंस को समझ रहे हैं,
टेंस बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। इनके बाद हम कंडीशनल सेंटेंसेस को समझेंगे, फिर और भी चीजें आगे लेके चलेंगे जैसा हमने आपको पहले बताया होता है। ठीक है, तो आज हम यही अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू टू ऑल एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।